नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले पॉलिटी रिवीजन की इस सीरीज में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये इस सीरीज का तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। यदि आपने पहले के 2 पार्ट को नहीं देखा है, तो पहले 2 पार्ट को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा, हमने संसद के बारे में पढ़ा। संसद का जो अनुच्छेद 79 टू 122 तक का संबंधित प्रावधान है, और संसद जो है संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 में वर्णित है, जिसमें हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या 550 होती है, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। बाकी ये पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज इस वीडियो को नए सिरे से शुरू करते हैं, यानी कि हम नए पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसको देखा है। तो अगर आपने अगर देखा है तो आपको जरूर याद होगा। इसको रिवीजन करते हुए चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक चीज हमने पीछे भी देखा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का को आहूत जो करता है, जो बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 से शुरू हुई थी। ठीक है। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ये संसद बना सकती है। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसदों के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत उनको निर्धारित किया जाता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहा है। यानी कितने दिन तक? तो लगातार 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है, संसद में विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित कराना पड़ता है विनियोग विधेयक से। उसी से हम भारत की संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। आइए जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान जो है, ये अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है 26 जनवरी 1950 में किया गया। न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या होती है? तो प्रारंभ में, जब ये 1950 में जब इसका गठन हुआ था, तब प्रारंभ में 8 मुख्य न्यायाधीश समेत टोटल न्यायाधीश होते थे सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन अभी की स्थिति जो है, वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश समेत, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, सीजीआई, और 33 जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। एक जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 बाकी न्यायाधीश होते हैं, इनके नीचे काम करते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी उद्घाटन तिथि जो है कब शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 28 जनवरी 1950। देखिए, गठन जो है, गठन तिथि जो है 26 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से लागू हुआ? तो 1 जून 1955 से लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है। ठीक है। इसके आगे पॉइंट्स देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की जो योग्यता होती है, क्या होनी चाहिए? तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तब उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मतलब कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश के पद के लिए योग्य समझा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके बारे में अगर देखें तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा कोलोजियम की सिफारिश पर की जाती है।
शपथ कौन दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित कर, यानी कि अपना रिजाइन जो लेटर है वो राष्ट्रपति को ये दे देते हैं। यहाँ से देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, हमने बात किया 124 से लेकर के। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन और इत्यादि, इसके साथ ये चलता है। अनुच्छेद 126 क्या कहता है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि सीजेआई की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 ये कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उनके नीचे काम करने वाले जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में 127 है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर। और अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है। हमने ऊपर भी बात किया था कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी भी मसले पर, जो कि 143 अनुच्छेद 143 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना कैसे हटाते हैं? तो इनका आधार होता है कदाचार या असमर्थता। संबंधित अनुच्छेद क्या है हटाने के लिए? तो 124 का सब क्लॉज 4 और 124 का सब क्लॉज 5। प्रक्रिया क्या है? तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित, यानी न्यायालयों से संबंधित। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार जो है विधि का शासन है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है, यानी कि वृद्धि की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा अनुच्छेद 125 सब क्लॉज 1 के द्वारा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। ये ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं 4। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहां से आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ जो कि 13 न्यायाधीश गठित की गई थी, किस केस में? तो केशवा भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुई थी। यहाँ पे मूल संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उस समय सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी जिसमें 13 न्यायाधीश उस पीठ में सम्मिलित थे। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है वो अनुच्छेद 142 है। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया? तो 1993 में अपनाया था। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा क्या होगी? तो इंग्लिश। ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा जो है इंग्लिश होती है। यहाँ देखिए PIL के बारे में जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, PIL का मतलब होता है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका जनक देश कौन है? तो USA से ये लिया गया है। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में और भारत में इसके जनक हैं PN भगवती।
ठीक है, PIL के जो जनक है वो PN भगवती जी। बात कर लेते हैं यहाँ विधिक के बारे में। तो संघ सूची जो है विषय वर्तमान में कितनी थी, अभी है 98, मूल सूची में थी ये 97, ठीक है 97, ये एक बढ़ गई। राज्य सूची जो अभी है वो 59 है, पहले ये 66 हुआ करती थी यानी शुरू में। समवर्ती सूची अभी 52 है, पहले ये 47 हुआ करती थी। कुछ विधिक यहाँ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 क के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, और 371 ख के तहत असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, और 371 ग के तहत मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब एंड हरियाणा जो कि चंडीगढ़ में अवस्थित है, दिल्ली में, राजस्थान, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, पटना में है बिहार में, सिक्किम में, गुवाहाटी में, मेघालय में, मणिपुर और त्रिपुरा में। देखिए अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम, ठीक है। इन सब का जो है यहाँ गुवाहाटी में इसका संलग्न हो जाता है हाईकोर्ट, और कोलकाता में अंडमान निकोबार का भी संलग्न हो जाता है। झारखंड में अलग है, अपना इंडिविजुअल है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और इधर आता है केरल और मद्रास। इन सबका अपना इंडिविजुअल जो है हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में तो इसका परिचय देखते हैं। तो भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति होती है। भाग 6 के अध्याय 5 के तहत इसका प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में वर्णित है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय अपवाद सहित, अपवाद का मतलब है कि कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है तो उन राज्यों को किसी न किसी उच्च न्यायालय के साथ संबद्ध किया गया है, जोड़ा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 6 अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक में वर्णित है, जो कि हम जिसे अधीनस्थ न्यायालय को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उच्च न्यायालय की बात करें यहाँ पे तो कुछ विशेषताएं देखते हैं। अभिलेख न्यायालय है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पद धारण ये 62 वर्ष तक कर सकते हैं, यानी कि 62 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाते हैं। पद त्याग जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यानी रिजाइन किसको देंगे, ये तो राष्ट्रपति को देंगे। पदच्युति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के ठीक समान ही है, ठीक है। भारत की संचित निधि के बारे में अगर बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 266 में किया गया है, ठीक है। और व्यय की प्रक्रिया के नियम जो है संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि संचित निधि से निकालकर व्यय हो सकता है, यानी संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके भारत की संचित निधि से आप पैसे निकाल करके खर्च कर सकते हो। संचित निधि पर भारित मुख्य व्यय क्या क्या है, तो संचित निधि से देखिए लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा तथा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते किससे प्राप्त लिए जाते हैं, तो संचित निधि पर से लिए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और अन्य व्यय भी संचित निधि से लिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस पद का या किस व्यक्ति का जो भत्ता है या वेतन है या पेंशन है वो संचित निधि से लिया जाता है, या ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और तथा पेंशन ये भी संचित निधि से आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है संचित निधि से ली जाती है। अब बात करते हैं राज्य कार्यपालिका की, ठीक है। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था केंद्र के स्तर की तरह है, यानी जैसे केंद्र में राज्य का काम करती है सरकार, ठीक उसी तरह से राज्य में भी कार्यपालिका है। राज्य कार्यपालिका की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में, जो कि अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक में वर्णित किया गया है, ठीक है। ये हो गई राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल की बात करें
तो राज्यपाल जो है इसका प्रावधान है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है राज्यपाल की। पद धारण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल पद धारण कर सकता है। पद त्याग अगर करना है, रिजाइन करना है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ये कर सकता है। अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए होने चाहिए। विशेष क्या है, तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होता है। जैसे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जो भारत सरकार की जो कार्यकारी कार्य है औपचारिक रूप से किसका नाम होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। उपलब्धियां, भत्ते तथा पद से संबंधित अन्य व्यय क्या हो सकते हैं, तो राज्य की संचित निधि पर यह भारित होता है। ठीक है, जो भी भत्ते हैं, उपलब्धियां हैं या जो अन्य व्यय हैं, राज्यपाल की राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का था वो देश के संचित निधि पर था। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल की जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित है। कार्य क्या होता है इनका, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो कि मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसके अंग के बारे में बात करें तो इनके अंग होते हैं राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग ही है। शक्ति की बात करें तो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। फिर यहाँ देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किनकी हो सकती है, तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को ये नामित करते हैं। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की वर्तमान में निष्प्रभावी कर दी गई है। जो पहले थी एक आंग्ल भारतीय समुदाय से आप उनमें नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन अभी ये बंद कर दी गई है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो होते हैं इनमें स्वीकृति देना राज्यपाल का काम होता है। स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति को रोक भी सकते हैं। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होती है। पुनर्विचार हेतु वापस करना गैर धन विधेयक को। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति, यानी अगर दोबारा भेज दिया गया वो बिल या वो जो भी क्या कह सकते हैं एक्ट या जो भी बिल है, तो इनको दोबारा अगर भेजा गया तो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है इनके पास, तो दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की इनके पास शक्ति होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या होती हैं, तो विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देना, किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने हेतु इनकी स्वयं विवेकाधीन की शक्तियां होती हैं। अल्पमत मत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने हेतु इनके पास खुद की एक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, यानी अपने विवेक पर ये ऐसा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। राज्य विधानमंडल का अगर परिचय की बात करें तो भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये 3 लेयर है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधानसभा की बात करें तो सदस्य की संख्या जो होती है अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होती है, जिसमें अपवाद में है सिक्किम और गोवा, क्योंकि यहाँ 60 से भी कम संख्या है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अधिकार तथा कार्य में अगर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के समान इनका अधिकार और कार्य होता है विधानसभा अध्यक्ष का। निर्णायक मत जो है कृषि प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में ये निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक जैसे लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष भी अपना निर्णायक मत अगर बराबर मत की स्थिति है तो अपना दे सकते हैं। संपर्क संस्थापक जो है सदन तथा राज्यपाल के मध्य इनका संपर्क होता है, यानी ये सदन और राज्यपाल के मध्य काम करते हैं। इनकी सदस्यों हेतु अर्हता की बात किया जाए तो सदस्यों के लिए अर्हता है भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड इसका जो लेयर है विधान परिषद के बाद विधानसभा के बाद विधान परिषद, तो ये संसद जो होती है अगर परिचय किया जाए तो संसद जो है विधि द्वारा सृजन या उपबंध है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से तो ये शुरू की जा सकती है।
अनुच्छेद 171 में इसका वर्णन है, विधान परिषदों की संरचना करने का वर्णन है। अस्थायी सदन है ये, यानी कि ये विघटित नहीं होती। सदस्यों का कार्यकाल जो ठीक उसी तरह से जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं वैसे विधान परिषद के सदस्य होते हैं, 6 साल। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकटतम निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर ले लेते हैं। ठीक है। सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होते हैं। ये किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकते। सदस्यों का निर्वाचन जो है 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 163 में वर्णित है। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनमें सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक भी नहीं होना चाहिए। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगर हम बात करें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रस्तावित है, लेह में कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 68, पंजाब में 117, हरियाणा में 90, उत्तराखंड में 70, दिल्ली में है 70। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403 जो कि सबसे ज्यादा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। बिहार में 243, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, ये हो गया मिजोरम में, त्रिपुरा, और बाकी ये 60 60 60। ये ध्यान रखना है। इस जो 5 सिस्टर है, यहाँ पे इतना कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो 5 सिस्टर स्टेट है, इनमें से सिर्फ एक में 126 किसमें है, असम में है। बाकी सब में अरुणाचल प्रदेश हो चाहे जो बाकी बचे हुए जो स्टेट हैं, इसके सभी में 60-60 सीटें हैं विधानसभा। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद हो जाएगा ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ एक में 126 है, बाकी सभी में, सॉरी 7 सिस्टर, 5 सिस्टर नहीं, 7 सिस्टर की बात आती है ना यहाँ पे। जो 7 सिस्टर्स हैं, इनमें से एक में, सिर्फ एक में, यानी कि एक कौन सा, असम है। असम में 126 सीट है और बाकी 6 में 60 सीट है, यानी 60 सीट होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करें राजस्थान में तो 200 सीटें होती हैं, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, छत्तीसगढ़ में 90 और उड़ीसा में 146। ये हो गया झारखंड में 81 और पश्चिम बंगाल में 294, यानी कोलकाता में 294। ये हो गया तेलंगाना में 119, गोवा में 40 सीटें, कर्नाटक में 223 सीटें, आंध्र प्रदेश में 175 सीटें, तमिलनाडु में 234 और केरल में 140 सीट होती है। ठीक है, और पुडुचेरी जो कि यहाँ पे अवस्थित है, पुडुचेरी में 33 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शक्तियों का पृथक्करण। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है विधि पर निर्णय की शक्ति लेती है, जिसमें आते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में है, कुछ राज्यों में नहीं है तो उनका भी वहीं पे अटैच कर दिया गया है। और जिला न्यायालय जिसको सत्र न्यायालय कहते हैं, ये हर एक जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका की बात करें यहाँ पे तो कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में काम करती है। ये विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति इसके पास है। कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 में नाम मात्र का प्रमुख होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है और निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में वर्णित है। निर्वाचक मंडल में कौन आता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। प्रधानमंत्री जो है ये वास्तविक प्रमुख होते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो हेड होता है यानी कि जो लीडर होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिर बात करें विधायिका की, तो विधायिका विधि या कानून निर्माण या परिवर्तन करने की शक्ति होती है जिसको हम संसद कहते हैं। ठीक है। संसद जो है अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में वर्णित है, जिसमें राज्यसभा जो होता है जिसको उच्च सदन कहते हैं अनुच्छेद 80 में वर्णित है, जबकि लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है जिसे निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम 250 सीटें होती हैं, अधिकतम लोकसभा में अधिकतम 550 सीट होती है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं राज्य कार्यपालिका की। राज्य कार्यपालिका क्या करती है, तो इसमें देखिए कौन कौन आता है राज्य कार्यपालिका में। तो राज्यपाल जो कि अनुच्छेद 153 के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के तहत होता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन बाद में क्या होता है कि किंतु वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, 5, 6, 4, 3, 2 जितना हो सकता है। लेकिन अगर एक सामान्यता की बात किया जाए तो उनका जो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है, जो कि अनुच्छेद 156 में वर्णित है। बात करते हैं वही मुख्यमंत्री की, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। नियुक्ति इनकी जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है अनुच्छेद 164 के तहत, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं विधानसभा में बहुमत रहने तक। ठीक है। फिर बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो कि अनुच्छेद 163 के तहत बनाई जाती है, और ये मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से यानी मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। ठीक है, स्वतः ही भंग मान ली जाती है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर के 168 तक में ये कार्यपालिका वर्णित है, इसका ध्यान रखना है। और इसमें कार्यपालिका में कौन आता है, तो महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी अनुच्छेद 165 में वर्णित है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण ये कर सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहे। केंद्र राज्य का संबंध अगर हम बात करें तो विधायी संबंध जो है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक में वर्णित है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्रदत्त है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 अनुसूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये जो सूचियां हैं संविधान के 7वीं अनुसूची में ये वर्णन है इसका। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख करती है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें प्रशासनिक संबंध की राज्य केंद्र और राज्य के बीच, तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में उल्लेख है। संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। वही बात करें वित्तीय संबंध की, तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 तक के तहत इसका प्रावधान है। भारतीय आकस्मिकता जो निधि है कि इसकी स्थापना करना, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, कुछ राज्यों में संघ से अनुदान की व्यवस्था, वित्त आयोग का गठन, ये वित्तीय संबंध के साथ आता है। फिर बात करते हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी के बारे में। तो ये संविधान के भाग 18 में इसका उपबंध है, इसका इतना ध्यान रखना है। आपात उपबंध जो होते हैं वो 3 होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, तो उद्घोषणा का आधार क्या है, कैसे राष्ट्रीय आपात उद्घोषित की जा सकती है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर ऐसी स्थिति होती है तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट से निकट होने यानी कि ऐसा लगे कि नहीं हो सकता है, तब भी संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है। उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा होगा।
विशेष बहुमत से हो सकता है और 1 माह के भीतर ये कराना जरूरी होता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात करें जो कि 356 में वर्णित है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। उद्घोषणा का आधार क्या होता है? तो राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा या यह समाधान कि ऐसी स्थिति उत्पन्न राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन का अभाव होने पर, यानी कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है अगर वो संविधान से हट करके कुछ कार्य करने लगता है या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है या बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन से, यानी राज्यपाल उनको खबर भेजते हैं राष्ट्रपति को और वहां पे फिर राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। ठीक है। विशेष क्या है? तो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त है। फिर बात करते हैं, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह होती है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि ये विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर जब भी लगाएंगे तो अगले 6 महीने के लिए ही ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे करके ये अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वित्तीय आपात की बात करें तो ये अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित है। उद्घोषणा का जो आधार है ये राष्ट्रपति की संतुष्टि, भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति का खतरा अगर लगता है राष्ट्रपति को कि ऐसा मैटर हो सकता है, तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत वो कर सकते हैं। उद्घोषणा पर संसद स्वीकृति की अगर बात किया जाए तो उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से संसद की स्वीकृति होनी चाहिए। आपात की जो अवधि है ये अनिश्चित काल के लिए होती है और तब तक प्रभावी जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न हो जाए, यानी कि जब तक ये उद्घोषणा वापस न लिया जाए तब तक ये इसको प्रभावी माना जाता है। प्रावधान क्या है? तो राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। भारत में कभी भी ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान राष्ट्रपति ही करता है। कार्य क्या है वित्त आयोग का? तो संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना कि किसको कितना कर देना है। ठीक है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान देना। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय करना। सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग में निर्दिष्ट करे, इन सभी का कार्य कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले योजना आयोग चला, अभी जो है क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। योजना आयोग भूतपूर्व परिचय क्या है? तो संविधानेतर संस्था है, यानी कि ये संवैधानिक संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है। इसका गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था। गठन तिथि जो है 15 मार्च 1950 में हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रपति, यानी भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो स्वतः इसके पदेन अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। मुख्य कार्य क्या था इसका? तो भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य था। लेकिन बाद में कौन आया भाई? तो नीति आयोग, यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग वर्क कर रहा है। योजना आयोग के स्थान पे इसका गठन किया गया नीति आयोग का। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसके पदेन अध्यक्ष ठीक वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष का दर्जा जो है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। विशेष क्या है? तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है। बात करते हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण कुछ आयोग के बारे में। तो ओम्बुड्समैन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु ये बनाई गई संस्था है। स्थापना इसका 1809 में हुआ था स्वीडन में और स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। संविधान एवं लोकसभा की बात करें
लोकपाल की बात करें तो लोकपाल नाम वर्ष 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखना है, कुल 8 सदस्यीय पैनल में 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल में 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 न्यायिक सदस्य यानी कि जो कानून जानने वाले हैं वो, और 4 गैर न्यायिक सदस्य। और पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। कुछ अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात करें तो ओम्बुड्समैन एक शब्द है, जिसका जो है ये स्वीडिश भाषा का एक शब्द है। ओम्बुड्समैन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है लोगों का प्रतिनिधि। भारत में ओम्बुड्समैन को जाना जाता है लोकपाल के नाम से, यानी भारत में ये लोकपाल है, और अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो इसको कहते हैं ओम्बुड्समैन। ठीक है। लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यायमूर्ति पी.वी. गजेंद्र गढ़कर। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की परिकल्पना कहाँ की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी किसने? मोरारजी देसाई ने। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है लोकपाल का अध्यक्ष होने। यानी कि लोकपाल का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो हमने बात किया कि लोकपाल में टोटल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो न्यायिक सदस्यों में से ही आते हैं, लेकिन वो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो या वो रहा हो, ठीक है, या रिटायर्ड हो या ड्यूटी में हो, वो लोकपाल का अध्यक्ष हो सकता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने से। यानी जो भी पहले हो जाता है उसके अनुसार यहाँ पे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन जो है और भत्ते, सेवा एवं अन्य शर्तें किसके समान होंगी? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयनित समिति जो होती है, कौन होते हैं? तो इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान देना है, लोकपाल अध्यक्ष के एवं सदस्य हेतु चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सदस्य में की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता, लोकपाल सभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इसमें सदस्य हो सकता है। ठीक है। अध्यक्ष कौन बनाएगा? तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय संदर्भ में अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन के समकक्ष ये लोकपाल बिल लाया गया है, यानी लोकपाल आते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो कि जनवरी 1, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर दी गई थी। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। ध्यान रखना है, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। लोकपाल संस्था की अगर बात करें तो केंद्र स्तर पर यह होता है, गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है ये। एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष जी थे। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का प्रथम राज्य लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 करने वाला। ओडिशा जो है लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य, जो कि 1970 में कर दिया था। ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ समितियों के बारे में। यहाँ पे वोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। वोहरा समिति राजमन्नार आयोग की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करने वाले इसकी जो आयोग है वो कौन है? राजमन्नार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है इसके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति हेतु गठित समिति की संरचना जो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये सभी मिलकर के नियुक्ति हेतु गठित एक समिति की संरचना करते हैं। ठीक है। शक्ति क्या होती है? तो मात्र सलाहकारी प्रकृति
की होती है, यानी सिर्फ सलाह दे सकते हैं। बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो इसका गठन जो है 5 जनवरी 1966 को किया गया। अध्यक्ष इसके थे उस टाइम मोरारजी देसाई। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव दिए थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। 1967 में के हनुमथैया अध्यक्ष थे और सदस्य थे देवव्रत मुखर्जी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ संविधान के प्रमुख भाग, विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 क्या किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 104 से लेकर 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। भाग 3 में मूल अधिकार आता है, जो कि 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित है। और भाग 4 क जो है ये मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 51 क में ये वर्णित है। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ सरकार आती है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक में ये वर्णित है। भाग 6 की बात करें तो राज्य सरकारें आती हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक में वर्णित है। बात करते हैं भाग 9। भाग 9 की बात करें तो ये पंचायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अ तक है। भाग 9 क की बात करें तो नगर पालिकाएं से जुड़ा हुआ है ये, और ये जो है अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 य छ तक। भाग 11 की बात करें, 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जो कि 245 से लेकर के 263 तक में वर्णित है। भाग 15 की बात करें तो ये निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में वर्णित किया गया है। भाग 16 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक में वर्णित है। भाग 17 की बात करें, जिसमें राजभाषा वर्णित किया गया है, यानी राजभाषा से संबंधित है, ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में वर्णित है। भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में हमने बात किया, 352, 356, 360। ठीक है, 3 अलग अलग आपात उपबंध है। भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है, ये कुछ मुख्य हो गए। विधि विविध की बात करें, यहाँ पे कुछ अन्य देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, जब टाई होता है, यानी बराबर की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को जो शपथ दिलाता है उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करता है और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करता है। ठीक है, केंद्र सरकार की जब सरकार बनती है, यानी कि आम चुनाव होता है, तो वहां पे प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करता है और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर उसे अपना त्यागपत्र देना होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। फिर बात कर लेते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे है, इसमें क्या वर्णन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं कौन, लॉर्ड रिपन। इसमें 2 तरह के स्वशासन है, शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, एक दूसरा आता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जो पुरजोर कह सकते हैं कि सहमति जताई बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 यानी 1957 में आया। पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है, यानी कि पंचायती राज को बनाने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। इन्होंने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का। पहला जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और तीसरा हो गया ग्राम स्तर। ये 3 स्तर है, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था जो प्रभाव में आई ये 24 अप्रैल 1993 में आई। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में आता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, सबसे पहला उद्घाटन जो है नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि पंचायती राज लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, उसमें भी नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। इससे जुड़ी हुई अन्य संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, तो अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आई, जीवीके राव समिति जो कि 1985 में आई, एल एम सिंघवी समिति जो 1986 में आई, और पी के थुंगन समिति 1988 में आई। पंचायती राज की बात करें तो द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव जो है अशोक मेहता समिति ने दिया था, जो कि 1977 में थी। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, किसने, जीवी के राव समिति ने। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं इसमें। अगर बात करें जिला परिषद की, तो इसका गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम पंचायत से बनती है। इसकी स्थापना जो होती है पंचायत के रूप में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर ग्राम पंचायत की नियुक्ति होती है, यानी स्थापना होता है। शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कैसे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे भाग 9 क में जोड़ा गया, जो कि 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, बात करते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ये 3 आते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में कब से आया है, तो 1 जून 1993 से। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद कौन से हैं, तो 243 त से लेकर के 243 य छ तक। 9 क जो है नगर पालिका से संबंधित है, और संविधान का भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, भारत में शहरी स्थानीय शासन जो है 8 प्रकार के हैं। बात करते हैं शहरी स्थानीय शासन के प्रकार, कितने हमने बात किया 8 प्रकार के, तो कौन कौन से, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये 8 प्रकार के शहरी स्थानीय स्वशासन वर्णित। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता की अगर बात किया जाए, पार्टियों की बात की जाए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रीय दल की मान्यता, यानी कि किस तरह की पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है, यानी राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त की जाती है। ध्यान देना है, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित, यानी कि जो संशोधन करने के बाद किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ 3 में से एक शर्त को पूरा करना होता है। क्या क्या शर्तें हैं भाई, तो सबसे पहला शर्त है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2%, यानी आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा। ठीक है, 2% से अधिक का मतलब है इसमें अगर आधे से अधिक होता है तो उसको पूरा पूर्ण मान लिया जाता है, सीटें जीतती हैं तो। ठीक है, या दूसरा क्या है, दूसरी शर्त क्या है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो तब। या तीसरा शर्त क्या है कि यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है तो वह स्वतः राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसे मान्यता प्राप्त दे दिया जाएगा, नहीं दे दिया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ध्यान रखते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाता है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त या संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता क्या होती है। ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 ठीक है के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, तो सबसे पहले बात करें तो उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें
यानी 251% से 2.51 से लेकर के 3% मान लिया जाता है। अगर ये 2.5% से अबोव हो गया तो भी वो 3% सीटें हो जाएंगी, ठीक है। या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक हो उसको प्राप्त करना होता है, उसको राज्य कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा की, कह सकते हैं कि राज्य स्तर की पार्टी उसको घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं या दूसरा नियम क्या हो सकता है, या दूसरा जो शर्त है वो क्या हो सकता है। तो उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भी भाग उसे प्राप्त हो, तब उसे राज्य स्तर की पार्टी जो है घोषित की जा सकती है। तीसरा क्या है इसका शर्त भाई, कि उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी, ठीक है। आइए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसके बाद है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, और एक आती है लास्ट में बहुजन समाज पार्टी बसपा, ठीक है। टोटल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वर्तमान। बात कर लेते हैं अब सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इससे भी जुड़े हुए कुछ जो खास क्वेश्चन हैं या खास पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, लोकसभा में पारित किया गया 11 मई 2005 को, राज्यसभा में पारित हुआ उसके अगले दिन 12 मई 2005 को, और राष्ट्रपति से इसकी स्वीकृति मिल गई 15 जून 2005 को। ध्यान में रखना है 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में ये प्रभावी है। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में ये सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी ये लागू कर दिया गया। 2005 से तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू था, लेकिन विशेष दर्जा जब समापन कर दिया गया तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू जेके में, जेएंडके में और लद्दाख में, दोनों में ये राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर हम बात करें तो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, आवश्यक या अपेक्षित नहीं है, ठीक है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, किसने कहा? तो मद्रास उच्च न्यायालय सितंबर 2014। ऊपर कहा गया है कि आरटीआई के अधिनियम के तहत जो सूचना मांग रहा है उसके आवेदक का सूचना मांगे जाने का कारण नहीं देना होगा, आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई आवेदक जो होंगे वो सूचना मांगने का कारण बताने होंगे उनको, यानी जब जो भी सूचना, यानी जिस पॉइंट से या जिस मैटर से रिलेटेड उनको सूचना चाहिए, उस सूचना का क्या करने वाले हैं, उसका कारण क्या है, क्यों चाहिए उन्हें ये सूचना, वो बताना चाहिए या बताना पड़ेगा। ये किसने कहा? तो मद्रास उच्च न्यायालय सितंबर 2014 में कहा था। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य जो है सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। सूचना का अधिकार क्या है? तो एक विधिक अधिकार है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लेखित है? तो सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, इस तरह से इसमें उल्लेखित की गई है, ठीक है। आरटीआई के प्रमुख प्रावधान की बात करें यहाँ पे, तो सूचना के अधिकार का अभिप्राय क्या है? तो किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच। आरटीआई के दायरे में कौन कौन शामिल है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय नवंबर 2019 से है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त
गैर सरकारी संगठन भी आरटीआई के दायरे में आती हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश जिसने 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, विश्व का पहला देश जिसने सूचना का अधिकार लागू किया वो स्वीडन है, जो कि 1766 में किया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश जिसने संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया हुआ, यानी उसके संविधान में ही वर्णित है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ जो है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में इसे शामिल माना जाता है। सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप किसने सौंपा? तो जस्टिस PV सावंत ने, की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने इसको ये मॉडल कानून प्रारूप सौंपा था। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 किस पर आधारित है? तो HD सौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर ये आधारित है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तो तमिलनाडु था, जो कि 1997 में ही इस अधिनियम को लागू कर चुका था। आरटीआई अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान की बात करें तो सूचना के अधिकार में शामिल होते हैं कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति का प्रावधान है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व होता है। मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में ध्यान देना है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इस तरह के मैटर की सूचना नहीं दी जा सकती जिसमें अखंडता, सुरक्षा और सामरिक हित जिसमें शामिल हो, उसे सूचना के अधिकार में नहीं जोड़ा जा सकता है। बात करते हैं राज्य व्यवस्था विधि के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके प्रावधान को हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 117 में क्या है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा, जिसे BR अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 20 अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक। ठीक है, अनुच्छेद 109 क्या कहता है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 122 संसद की कार्रवाई की जांच को प्रतिबंधित करना। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 169 विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव देना। अनुच्छेद 350 क शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग 1955 में BG खेर। ठीक है, अनुच्छेद 43 की अगर बात करें तो कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय ST आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय ST आयोग का गठन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, कुछ आयोग, समिति और उसके केस और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में बात करें तो आयंगर रिपोर्ट जो है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के लिए है। राजमन्नार आयोग IAS और IPS पद समाप्त करने की सिफारिश की थी, हमने ऊपर भी पढ़ा था। MN वेंकट चलैया संविधान समीक्षा आयोग
दिनेश गोस्वामी समिति, निर्वाचन सुधार, गोलकनाथ केस। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। फिर बात करते हैं यहाँ पे संबंधित व्यक्ति और महत्वपूर्ण कथन। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था? तो भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद कहा था। केसी वेयर ने क्या कहा? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। हृदयनाथ कुंजरू ने क्या कहा? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। फिर बात करेंगे किस साल क्या कुछ घटना हुई थी, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। 30 जनवरी 1990 SC/ST एक्ट जो अत्याचार अधिनियम 1989 आया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार परियोजना। 1987 में भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट। 1986 में बाल मजदूर और 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास की बात करें तो ये भाग 9 में वर्णित है। अनुसूची जो है ये 11 है। 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। सांसद जो है जिला परिषद के सदस्य उसमें जोड़े जाते हैं, सदस्य होते हैं, स्वतः सदस्य हो जाते हैं। अनुच्छेद 243 जो है इसमें ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला को भी आरक्षण देना, पंचायतों की अवधि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक, सदस्यों की अहर्ता की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष का होना चाहिए, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, पंचायतों की कर उगाहने की शक्तियां और उनकी विनिधियां, वित्त आयोग का गठन, ये सभी इसमें वर्णित है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन क्या क्या हुए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है, इसका भी ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 क्या कहता है? तो गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुए। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ? तो इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये सब किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। फिर आया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से इस चीज का ध्यान रखना है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्रदत्त मूल अधिकार है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, संविधान की पदीकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। फिर बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या हुआ?
तो नागरिकों के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी की गई। यानी दिल्ली में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो 70 सदस्य हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान के भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर आता है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक रोक लगा दिया गया, जो कि जनगणना 1971 के आधार पर ये फिक्स किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर ये लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था, लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 25 वर्ष के लिए और रोक दिया गया कि यथावत वैसे ही रहेगा। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 क के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया कि ठीक है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया जाएगा। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। बात करते हैं 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम भी नहीं रखनी है। ठीक है। 97वां यानी 97 जो है संशोधन अधिनियम 2011 में आया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 ख जोड़ा गया। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। यानी कुछ गांव भारत में आए बांग्लादेश के और कुछ गांव जो जमीन है वो बांग्लादेश में चले गए भारत के। थोड़ा बराबर मेंटेन करना था बॉर्डर को। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जो जीएसटी है, गुड्स सर्विस टैक्स से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। ठीक है। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी उपबंध का समापन कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह। अभी हमने बात किया कि जो टोटल 8 राष्ट्रीय दल हैं भारत में। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसका हाथ का पंजा है जो कि आप देख रहे हैं चुनाव चिन्ह। दूसरे नंबर पे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरे नंबर पे आती है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। लेकिन ध्यान देना है असम में कुछ और चुनाव चिन्ह है, असम में हाथी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम, हंसिया, हथौड़ा और तारा, जिसका चुनाव चिन्ह है। बात करते हैं छठे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी, जिसका एक पेयर फूल यानी 2 फूल जो है चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह कितना है, क्या है, पुस्तक है। ठीक है। तो इस तरह से ये पॉलिटी जो है इस बुक के हिसाब से एक रिवीजन है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए
मैं तो सोच रहा हूँ पहले भूगोल को लाया जाए, इसी तरह से भूगोल भी छोटे छोटे पार्ट में कर करके हम पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ध्यान रखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।